अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी होने के बाद अब सारा फोकस इसी बात पर है कि ये जो डैमेज हुआ है इसको कैसे जो है रिट्रीव करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कल एक बड़ी हंगामी मीटिंग की और पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के हवाले से अब एक प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज इस लीग के मुलतवी होने के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं उनका सिलसिला शुरू हुआ और पीसीबी के डायरेक्टर हेल्थ हैं और इसके साथ साथ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम, उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया, अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। इस्तीफ़ा मंजूर किया जाएगा या नहीं ये भी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की है और इसके साथ साथ अब देखते हैं कि कब उनके इस्तीफ़े के हवाले से कोई फैसला होता है। लेकिन इंक्वायरी कमेटी बनाने के हवाले से बात की जा रही है, कमीशन बनाया जाएगा जो इस पूरे मामले का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गवर्निंग बोर्ड जो है वो इस हवाले से फैसला करेगा। एहसान मानी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनकी सवाबदीद है, वो इसके हवाले से कमीशन बनाएंगे गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी के बाद। सो अब ये कब अनाउंस होता है, कौन इसमें शामिल होता है, लगता है ये कि एक आध दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बट इस वक्त बड़ी खबर आज की यही है कि डॉक्टर सुहेल सलीम ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है और आप कह सकते हैं कि पहला जो इस्तीफ़ा है इस डिबेकल के बाद वो सामने आया है। मज़ीद भी आपके साथ पुराने में बात करेंगे और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के हाथों से ये पौधा परवान चढ़ा था पीएसएल का। और अब जब ये पीएसएल पाकिस्तान आई और जिस अंदाज से यहाँ से हमें इसको वापस ख़त्म करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा, बहुत सारे लोगों के फैंस के दिल टूटे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या गलती हुई और इसी हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। और पहले मैं आपको रिप्ले हेडलाइंस दिखा देता हूँ जिसमें मजीद भी खबरें, फिर आगे नजम सेठी साहब के साथ बात करते हैं। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने के बाद अब भी बहुत सारी मीम्स हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी होने के बाद लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ी कमी हो गई है, लोग बहुत उदास हैं, मिस कर रहे हैं पीएसएल को। और अफसोस इस बात का है कि जिस लीग को शुरू करने में, उसकी बुनियाद रखने में भी सालों लगे, कुछ मैनेजमेंट आई, फेल हुई, फिर उसको पीसीबी ने फाइनली जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया, फिर हम पीएसएल लेकर आए। एक फाइनल पीएसएल 2 का जब हुआ तो मुझे याद है कि कोयटा के प्लेयर्स नहीं आए थे, पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम आई थी। तो बहुत कुछ हुआ, इसको यहाँ तक लाने के लिए एक लंबी दास्तान है। और उस ज़माने में जिस चीज़ को, इस पूरे मैटर को जिस शख्सियत ने हेड किया था, जिनकी मेहनत से पाकिस्तान सुपर लीग ना सिर्फ पहले शुरू हुई फिर वो आगे बढ़ी, नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान सुपर लीग के साबिक चेयरमैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से स्काइप के लिए। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा, पाकिस्तान सुपर लीग जिसको लाने के लिए इतनी मेहनतें हुई और लास्ट टाइम हो भी गया और कोरोना वायरस के बाद मुलतवी हुआ, लेकिन हमने भारत को कंप्लीट किया। अब पूरे जोबन से जब शुरू हुआ, क्राउड भी आ चुका था और आखिर में हेडलाइन क्या बनी कि बायो सिक्योर मेंटेन नहीं हुआ और लीग मुलतवी हो गई, क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, बहुत अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ, रंजिश हुई, दिल टूट गया। बात यह है कि ये नहीं कि हमने बड़ी मेहनत के साथ ये सब कुछ किया था, वो तो अपनी जगह, मगर अवाम की तवक्कुआत, अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की जज्बा, वो सारा मोमेंटम टूट गया। और अफसोस इस बात है कि ये पीएसएल की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जिसने भी इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या जिसने भी ये किया है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। उन्होंने हुकूमत की मदद नहीं ली, उन्होंने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए और ये कोई नई बात नहीं थी, इनको एहसास होना चाहिए था। ये न्यूजीलैंड गए थे, वहाँ से सीख के आए कि वहाँ भी न्यूजीलैंड की हुकूमत ने पैरवी की थी। ये बोर्ड्स नहीं कर सकते ये काम, जैसे सिक्योरिटी बोर्ड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो हुकूमतें प्रोवाइड करती हैं, वो एजेंसियाँ प्रोवाइड करती हैं। इसी तरीके के साथ ये भी उसी किस्म की सिक्योरिटी थी। ये कोविड जो तालिबान दहशतगर्द से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इनको इस बात का एहसास होना चाहिए था। ये पीसीबी को इसको आउटसोर्स करके और गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। अब उसका नुकसान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हो गया। ठीक है सेठी साहब, आप खबरें आ रही हैं कल जो मीटिंग हुई कि विंडो तलाश की जाएगी, डॉक्टर सुहेल सलीम का इस्तीफा भी आज आ गया, लेकिन अभी मंजूर होगा नहीं होगा ये नहीं पता, और फिर बायो सिक्योर आउटसोर्स हो रहा है। अब
जब सब कुछ ऑब्वियसली मुलतवी होने के बाद बहुत देर हो गई। जी हाँ बिल्कुल। अब तो देखिए ना, ये कह रहे हैं जी मई जून में करेंगे। अरे भाई, मई जून में 120 डिग्री टेम्परेचर होता है, कौन आएगा स्टेडियम? और ये जो मोमेंटम टूट गया इसका क्या करेंगे? और फिर आपका ख्याल है फॉरेन प्लेयर सारे फारग होंगे उस वक्त? ये एक बड़ी मुश्किल से एक स्लॉट बनाया गया था जिसके आईपीएल से पहले, ताकि उस वक्त मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हों आपके लिए। मगर अब जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर तो बहुत से और टूर्नामेंट्स हो रहे होंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां समर के अंदर क्रिकेट खेली जाती है। बड़ा मुश्किल है कि वहां से टॉप प्लेयर्स जो हैं वो अब अपनी टीम्स के रिलीज करें आपके लिए। तो अब फिर अगर ये करेंगे ही तो रेलू कट्टे आएंगे फिर उस वक्त। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा। तो सेठ साहब, जिम्मेदार कौन है? जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान टीम गई तो वहाँ पर न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री पूरे मामला को ओवरटेक कर रही थी, इसलिए इंडिपेंडेंटली उन्होंने वार्निंग तक दी। शायद क्रिकेट बोर्ड के तो रिलेशनशिप होते हैं ना, एक दूसरे को जानते होते हैं, चाहे चेयरमैन हों, सेक्रेटरीज हों, तो थोड़ा कर्टीसी आ जाती है। बट जहाँ आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी शायद टेररिज्म से ज़्यादा ये खतरनाक दुश्मन है कोरोना, जिसका पता ही कोई नहीं कि आपका दुश्मन है कौन। आपने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने प्लेयर्स को, अपनी आवाम को, जो भी सारे ऑफिशियल्स उनको बचाना है। बट आपके ख्याल में ये स्टेप पहले क्यों नहीं लिए गए, जो ये सारे मामला थे कि बायो सिक्योर के आउटसोर्स क्यों नहीं हुआ? इसको हमने क्यों आसान ले लिया इन चीज़ों को कि सब कुछ आसानी से हम खुद कर लेंगे? देखिए गफार, आप जानते हैं कि जब से नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है पीसीबी में, इनके लड़ाई झगड़े हर एक के साथ ही हो रहे हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के साथ हो रहे हैं, फ्रेंचाइजीज के साथ हो रहे हैं, मेन एडवर्टाइजर्स के साथ हो रहे हैं। कोई बचा है जिसके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है? और अब जाके इन्होंने इस किस्म की हरकत की है जिसके साथ सारे इफेक्ट हों, सारे जो है ना उनका नुकसान होने जा रहा है। अगर ये पीसीबी उनका नुकसान अपनी जेब से नहीं देता तो ये और झगड़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की वायलेशन, बिकॉज इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पीसीबी की कोताही हुई है। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी को फुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो भी इसमें लॉसेस हुए हैं, हर एक के साथ जो लॉसेस हुए हैं वो फुल पूरे करें और किसी न किसी तरीके के साथ ये टूर्नामेंट जो है या इसको बिल्कुल ही कैंसिल करें इस साल, ताकि अगले साल एक फ्रेश स्लेट से शुरू करें। या मैंने तो ये तजवीज़ दी थी, मगर जाहिर है ये तजवीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनको चाहिए था जैसे ये हुआ इनको उसी वक्त फैसला करना चाहिए था और 48, 72 घंटे के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर दुबई में इसको कंटिन्यू करके खत्म कर। अभी भी स्पेस थी, मगर अब इन्होंने कुछ और फैसले किए हैं। अब ये मुझे कह रहे हैं, जो मैं सुन, ये कह रहे हैं जी कि हमने ये फैसला कर दिया कि हम ये आउटसोर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और मई जून में करेंगे। ये वसीम खान साहब कह रहे हैं, मगर साथ साथ मैं ये भी सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी ये तो फिर वो एहसान मानी साहब फैसला करेंगे, हम तो उनके पास तजवीज़ लेके जाए। तो अरे भाई, तो ये फिर किसके फैसले हैं? ये अगर वसीम खान की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर एहसान मानी साहब की जिम्मेदारी है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी है जिसका ये काम था। मगर वहाँ तो ये फैसले तो सारे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना, और कौन ये, और आखिरी स्टेज तो जाहिर है आपको पता चेयरमैन ही फैसले करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो पीसीबी नहीं कर सकता। ये जेएनटी को करनी चाहिए। ये एक नेशनल इशू बन गया है यार, ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी नाअहली है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये। और ये पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इसीलिए मायूस है। ठीक है सेठ साहब, डॉक्टर सोहेल सलीम का इस्तीफा आना, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन बाकी है। डू यू थिंक कि इस इस्तीफे से क्या मुकम्मल जिम्मेदारान का जो तयन हो गया है और क्या आगे सब ठीक हो जाएगा? देखिए, डॉक्टर सोहेल का क्या ताल्लुक है यार, वो एक डॉक्टर है। उससे आप पूछे किसी को जुकाम हो गया तो क्या दवाई देनी, ये इसके बबल के प्रोटोकॉल्स तो वो नहीं मैनेज कर सकते ना। ये तो एक साइंस है जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी के साथ है, इसका ताल्लुक डिजीज के साथ नहीं है। सिक्लूजन करनी, किसको कैसे खड़ा करना, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कौन आएगा, कौन जाएगा, इसका मेडिसिन के साथ क्या ताल्लुक है? तो डॉक्टर सोहेल अगर वो खुद रिजाइन करना चाह रहे हैं तो पता नहीं उसके ऊपर क्या प्रेशर डाल दिया इन्होंने। उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस सारी फियास्को के साथ। लेकिन उनके ऊपर तनकीद पहले बहुत होती रही है। न्यूजीलैंड में भी आपको याद होगा जब जा रहे थे, उससे पहले कोई बयान दे दिया था, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचकर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे हमारे 6 प्लेयर, फिर भी पॉजिटिव आए। सो कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर भी आप ठीक कह रहे हैं कि बायोसिक्योर के मामला दुनिया भर में भी आउटसोर्स किए जाते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं। बट डू यू थिंक कि पीसीबी ने भी अपना कोई रोल प्ले करना था, जो कर सकते थे, इससे बेहतर कर सकते थे, शायद प्लेयर्स को अवेयरनेस दे देते, क्योंकि ये तो एक ऐसी
बीमारी है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां सेल्फ पुलिसिंग भी बड़ी ज़रूरी है। आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स, आप तो इन सब के साथ बड़ा क्लोजली रहे हैं, हमारे प्लेयर्स इतने जिम्मेदार हैं कि वो सेल्फ पुलिसिंग कर सकें, या हमने जैसे एंटी करप्शन के मामला पर उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उनको बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, क्या हमने ये फ़र्ज़ पूरा किया था? देखिए, आप खुद जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये बच्चों की तरह समझाने से काम नहीं चलता। यहाँ डिसिप्लिन इम्पोज करना पड़ता है और रूल्स ऐसे बनाने पड़ते हैं कि कोई अगर कोताही हो जाए किसी से या वायलेशन हो जाए तो फिर सिफारिशें नहीं चलती, फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। हमारे कल्चर के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि हम ना नहीं कर सकते, हम फैमिलीज को मतलब है दूर नहीं रख सकते, दोस्त यारों को सब लोग नाराज हो जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो इन्होंने पैसे लगाए हो, यार हम आगे नहीं आ सकते, यार हम प्लेयर को नहीं मिल सकते, और यार ये क्या बात हुई, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये सब ड्रामे होते हैं। मगर अगर कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो, वहाँ यूनिफॉर्म वाले लोग खड़े हो, तो सब चुप करके हाँ जी ठीक है, नहीं जा सकते, हाँ ठीक है। तो हमारे जो लोग हैं इंक्लूडिंग प्लेयर्स, इनके ऊपर डिसिप्लिन इम्पोज करना पड़ता है और वो इम्पोजिशन जो है वो बड़ी सख्ती के साथ पड़ती है और पेनल्टी रखनी पड़ती है। गफार, आपको याद होगा जब PSL 1 शुरू हुआ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, खदशा था कि कोई मैच फिक्सिंग ना हो जाए, अगर मैच फिक्सिंग हो गई तो ये टूर्नामेंट पहले दिन से करप्ट हो जाएगा और कोई नहीं आएगा। तो मैंने, आपको याद होगा कि जब वो पहला केस आया, अभी एक बॉल भी बोल नहीं हुआ था, तो आपको पता लगा कि 1-2 प्लेयर्स जो हैं वो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो मैंने जब वो पूरी कार्रवाई की और उसके बाद उनको सस्पेंड किया और वहां से दुबई से उठा के फौरन लाहौर भेज दिया, तो मुझे याद है उस वक्त के फ्रेंचाइजीज और उस वक्त के सारे लोग आगे ना 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 माफ कर दें, हमारे टॉप प्लेयर रहने दें, आगे से नहीं होगा, हम तबाह हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने वो स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद उनको सजाएं दी और वो दिन और आज का दिन 6 साल हो गए, कोई स्पॉट फिक्सिंग, कोई मैच फिक्सिंग की बात नहीं हुई। नहीं तो ये टूर्नामेंट उसी वक्त अगर मैं नरम होता तो इन्होंने पता नहीं आगे क्या जाके होना। इसके ये रूल्स प्रोटोकॉल सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेठ साहब अब क्या होना चाहिए? और जैसे आपने कहा कि एक तजवीज़ तो आपकी ये थी कि दुबई में आप इसको फौरी तौर पे करते, शायद इस वहाँ ग्राउंड्स भी अवेलेबल थे और हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, शायद 3 दिन में सब कुछ एक सिस्टम में भी आ जाता, लेकिन अब चूंकि वो हुआ नहीं, अब करना क्या चाहिए इस PSL को? एक तो कंटिन्यू करना लोग कहते हैं बहुत ज़रूरी है, लीग की ब्रांड और वैल्यू के लिहाज से, फैंस इंटरेस्ट के हवाले से कि विनर होना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम भी PCB ने करवा ही लिया था इस 4 मैचेस को, लेकिन अब 20 मैचेस हैं सेठी साहब, तो ये कितना चैलेंज है और ये आपकी क्या तजवीज़ होगी, इसको कैसे काउंटर करना पड़ेगा? देखिए, मुझे अंदर के सूरत हाल नहीं पता कि फ्रेंचाइजीज का क्या मौक़िफ़ है, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स हैं, जो प्रोडक्शन टीम्स हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। ये सारी चीज़ें एक स्पेस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो गया है। जो प्रोडक्शन टीम्स आई हुई हैं, ओवर $1 मिलियन उनको पे किया, ठीक है, क्या उस वक्त वो अवेलेबल होगी वो टीम या नहीं होगी? क्या वो पेनल्टी मांगेंगे? क्या वो और पैसे मांगेंगे? क्या ये देंगे? ये सिर्फ एक बात की है, प्लेयर्स के साथ आपको पता है 1.2-1.3 मिलियन डॉलर्स का बजट है। अब वो प्लेयर्स तो कहेंगे जी हमारी गलती तो नहीं है, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स, वो कहेंगे जी हमें और पैसे दें आप, और उनमें से आधे तो आ ही नहीं सकेंगे क्योंकि उनकी दूसरी कमिटमेंट। तो बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। अब मुझे, क्योंकि मैं अंदर नहीं बैठा हुआ, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है। जाहिर है कि अगर किसी तरीके के साथ इस टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से कंक्लूड कर लिया जाए तो बेहतर होगा, मगर मुझे उधर की हालात का नहीं पता इस वक्त क्या सूरत हाल है। सेठ साहब, ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, आपकी चिड़िया कहीं ना कहीं से खबर ले आती है। फ्रेंचाइजीज का मौक़िफ़, क्योंकि 2-3 ने तो स्ट्रेट अवे मीडिया पे आके कहा कि ये PCB की नाकामी है, और फिर ब्लेम गेम के हवाले से क्रिक इन्फो ने भी हेडलाइन लिखी हुई है कि ब्लेम गेम स्टार्टेड, और लेकिन वसीम खान साहब ने ज़रा उसको प्ले डाउन किया कि नहीं, 24 आवर्स, आई अंडरस्टैंड के इमोशंस हैं, लोग बात करेंगे, बट वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट और सारा कुछ कर लेंगे। फ्रेंचाइजीज जिनको आपने बड़ी मुश्किल से, मुझे याद है आपने स्टोरी पहले भी सुनाई हुई कि पहली दफ़ा जब बिड्स हुई थी, किस तरह आपने भी और फिर उनको भी आज तक हम अच्छी अल्फाजों में याद करते हैं कि किस तरह उस वक्त जब शायद PSL का फ्यूचर आपको भी नहीं पता होगा कि किस तरह आगे शेप अप होगा, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपने नुकसानात उठाए, वो क्या सोच रहे होंगे इस सारे फ्रेंचाइज मालिकान? गफार, आप बेहतर जानते हैं, मगर जाहिर है मायूस होंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई है, वो आगे कह रहे हैं कि हम लॉसेस में जी। PCB ने उनको वादा किया है कि इस PSL टूर्नामेंट के बाद मार्च के आखिर में ये भी इनके साथ बैठ के अपने सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे।
ये एक वादा किया है चेयरमैन साहब उनके साथ, और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने इनको पोस्ट रेटेड चेक्स दिए हैं, पोस्ट रेटेड चेक्स दिए हैं। अपनी जो फ्रेंचाइज फी है, किसी ने बैंक गारंटी नहीं दी, सबने पोस्ट रेटेड चेक्स दिए, एक दो ने तो वो भी नहीं दिए। अब बात ये है कि वो चेक्स एंड कैश नहीं हो सकते, ये तो अब ये क्या करेंगे? तो अब आगे जाके वो सारी रीनेगोशिएशन भी होनी है, और अगर अभी इतनी फूट पड़ी हुई आपस में, तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि अब ये फ्रेंचाइजेस कैसे बैठेंगे, उनके लॉसेस कैसे पूरे होंगे। मेरा तो बड़ा सिंपल सा मौकफ है, ये सारा का सारा जो है ना जिम्मेदारी पीसीबी की है। इसमें जो भी किसी का नुकसान हुआ है वो पीसीबी को पूरा करना चाहिए, सबसे पहला असूल तो ये है। ठीक है। और सेठ साहब ऑब्वियसली आ चुके हैं, आपके साथ बात करने का मौका मिला है। फाइनेंशियल मॉडल पे बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जब बना था उस वक्त शायद फ्रेंचाइजीज ने एग्री ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद फिर यही मामला डिस्प्यूट में गया, इवन कोर्ट में गया, वापस आया। आपने चूंकि इनिशियली स्टार्ट किया था, फ्रेंचाइजीज उस पर एग्री की थी, बट आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इस पीएसएल के डिले होने के अलावा चलें हम बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में फ्रेंचाइजीज, मुझे याद है आपने दफ़ा बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया था कि हमारे मर्चेंडाइज और बाकी चीज़ों पर इतनी तवज्जो नहीं है, शायद वहाँ पे फ्रेंचाइजीज को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि इंग्लिश क्लब्स होते हैं, रियल मैड्रिड हैं, बार्सिलोना वगैरह जितने क्लब्स हैं, उनकी मॉडल्स की तरह हमें काम करना पड़ेगा। बट आपके ख्याल में वे फॉरवर्ड क्या है? ये लीग इतनी पॉपुलर है, इतने इसमें पैसा आया होता है, लेकिन फ्रेंचाइजीज को वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। तो फाइनेंशियल मॉडल पर आपकी क्या राय, आगे इसको वे फॉरवर्ड कैसे हम बढ़ा सकते हैं आगे? देखिए, फाइनेंशियल मॉडल के दो हिस्से हैं। एक तो ये था कि सारा कुछ डॉलर्स में था। अब क्योंकि डॉलर्स जो है वो हम उस वक्त, अब वो डॉलर्स की वजह से वो डिप्रिसिएशन हो गई है, रुपये की तो नुकसान हो गया 30-40%। उसका कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज ये फ्रेंचाइजीज की गलती नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी अहम बात है कि फ्रेंचाइजीज ने जो इसका बिजनेस मॉडल है कि जो अपनी कार्रवाई करनी थी, अपने चार पैसे बनाने थे, इस मॉडल को एक्सप्लॉइट करना था, मर्चेंडाइजिंग करनी थी, स्पॉन्सर्स लेके आने थे, उनको साथ लेके चलना था, वो फ्रेंचाइजीज कर नहीं पाए। इनका ज्यादा जो फोकस था वो क्रिकेट के ऊपर था, कारोबार के ऊपर नहीं। मैं देखता हूं कि इनकी जो सारी जो मैनेजमेंट कमिटीज हैं उनमें शायद एक आध हो जो कि इसको कारोबार की तरफ भी देख रहे हैं, बाकी तो सिर्फ ये शोमैनशिप, स्टार वैल्यू, आना जाना, रबिंग शोल्डर्स, टीवी इंटरव्यूज, वो उधर ज्यादा तवज्जो है, और जो कारोबारी काम था वो नहीं। मेरा ख्याल है ये सारे इतने अमीर थे, इनके यार कोई गल नहीं, $1-8 मिलियन इधर उधर हो जाता है, कम से कम हम सारे इन स्टार्स के साथ शोल्डर्स रब करेंगे और हमारे भी याशियां होंगी, बड़ा कुछ होगा, मीडिया पार्टनर्स, ये वो वगैरह, वो सब कुछ कर लिया। मगर जो कारोबारी इसका डायमेंशन था उधर तवज्जो ही नहीं दी। अब जाके कह रहे हैं कि ओहो लॉसेस हो गए, लॉसेस हो गए, लॉसेस हो गए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मसले हल हो सकते हैं। ठीक है। आखिर में सेठी साहब, चूंकि आपको रिप्लेस किया था एहसान मानी साहब ने, फिर एहसान मानी साहब के आने के बाद हमने देखा कि वसीम खान साहब की जब हायरिंग हुई तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फ्रंट पर होते हैं, बल्कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर सोहेल सलीम, वसीम खान और बाबर हामिद बैठे हुए थे। तो काफ़ी लोगों ने इस बारे में बात की कि 3-4 दिन पहले ही एहसान मानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अबाउट गवर्निंग बोर्ड। ये बड़ा अहम मामला है। एहसान मानी साहब का क्या रोल होना चाहिए? आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़े सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, वसीम खान साहब जो भी फैसला करते हैं उसकी अप्रूवल जो है वो चेयरमैन देता है। ये जो नई इन्होंने आइन बनाई है उसके ऊपर हर किस्म की अप्रूवल जो है वो एहसान मानी की है, और सारी जिम्मेदारी जो है उन्होंने उस आइन के अंदर वसीम खान की डाल दी। अब आप खुद ही समझ लें कि इसका क्या मतलब। कोई चीज़ आप समझते हैं कि उनको यहाँ करने की जरूरत है बतौर चेयरमैन? देखिए, चाहिए था ना, चेयरमैन साहब को आके बताना चाहिए था ना। जब पीएसएल लॉन्च किया तो चेयरमैन साहब ने आके स्पीच दी थी, उन्होंने खैर मकदम किया था ना, उन्होंने लॉन्च किया था ना। बिल्कुल, हमेशा चेयरमैन लॉन्च करता है ना पीएसएल को। तो जब इस किस्म के हादसे होते हैं तो चेयरमैन साहब को आके बैठना चाहिए, ठीक है, और इस मसले को हल करना चाहिए। अब वसीम खान को आगे कर दिया, चलें ठीक है। ठीक है सेठ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश की कि क्योंकि आप इस लीग से वाबस्ता रहे, शुरुआत की, तो ये जो सारा कुछ हुआ फैंस इस पर सुनना चाहते थे कि इसमें मजीद हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कहाँ हमसे गलती हुई है, उसके बारे में एक बड़ी डिटेल और जामे गुफ्तगू सेठी साहब के साथ हुई। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एक क्रिकेट के अलावा बहुत सारे और खेल हैं, उनके भी स्टार्स को मौका देते हैं। तो आज एक हमारे साथ ऐसे ही एक उभरते हुए स्टार मौजूद होंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो
तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन्ड हुई और काफ़ी लोगों के दिल टूटे, उसमें हमने बात की, सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बाकी खेलों में भी हमारे पास काफ़ी स्टार्स हैं और आज जो मेरे साथ एक राइजिंग स्टार मौजूद हैं, और राइजिंग नहीं बल्कि तो काफ़ी स्टैब्लिश होते जा रहे हैं, माउंटेनियर हैं। और यूरोप हो, साउथ अमेरिका हो या अब अफ्रीका, उसकी जो हाईएस्ट जो आप कह सकते हैं कि सबसे बुलंद जो चोटियाँ हैं उनको ये सर करके पहुँचे हैं। लड़काना से ताल्लुक़ है और सिंध से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। असद अली मेमन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, आपको खुशामदीद और सबसे पहले मुबारकबाद भी, चूँकि अभी रिसेंटली आपने जो आई थिंक अफ्रीका की जो सबसे जो हाईएस्ट एक माउंटेन है उसको क्लाइम किया, तो कुछ बताइएगा कि पहले तो इसकी जर्नी के बारे में, फिर बाकी सवाल भी करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गिविंग मी द प्लेटफॉर्म कि मैं लोगों को बता सकूं यार ये मेरी जो अचीवमेंट थी दुनिया को पता चल सके। किलिमंजारो व्हिच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। लोग इसको अमूमन 7 दिन 5 दिन लगाते हैं इसको क्लाइंब करने में, ऊपर जाने और वापस आने में। व्हाट आई डिड इज़ आई डिड दैट 7 दिन 5 दिन का सफ़र इन 14 आवर्स। ओके, सिर्फ इमेजिन करें कि 5 दिन के अगर मल्टीप्लाई करें, हम 24 घंटे एक दिन में होते हैं, फिर 5 दिन में कितने घंटे हो गए। मैंने सिर्फ 14 घंटे में ऊपर पहुंचा हूँ, 6 घंटे में वापस पहुंचा हूँ। दिस इज़ अ रिकॉर्ड विच वॉज नेवर मेड बाय एनी एशियन, ना सिर्फ पाकिस्तानी, ना सिर्फ एनी इंडियन, ना बांग्लादेश। ये बेसिकली this is basically government of Tanzania acknowledging that I am the first Pakistani who has climbed Kilimanjaro in 14 hours and gotten back to the road in 6 hours, overall 20 hours। एक बार फिर आपको बड़ी मुबारकबाद, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आपके साथ साथ तस्वीर भी आपकी वीडियो से मौजूद है जहाँ पर आप देख सकते हैं असद को। तो असद कुछ बताइएगा, लाड़काना से आपका ताल्लुक है, ऑब्वियसली इस रीजन में तो कोई इतने ज़्यादा पहाड़ी सिलसिले नहीं है। अगर आप कराकरम या गिलगित बल्तिस्तान में हो तो वहाँ मौजूद है, तो इंस्पिरेशन क्या हुई, कैसे आगाज़ किया आपने? देखिए मैं शुरू से ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन होता था। अनफॉर्चुनेटली लाड़काना में तो आप इस तरीके की स्पोर्ट्स का तस्वर ही नहीं कर सकते। लोग मुझसे अमूमन पूछते हैं कि आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ। सो मेरा सिंपल आंसर ये है कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्सट्रीम रिस्की, प्लस में जो सिंध में कभी प्रैक्टिस या कभी देखी नहीं गई। सो दिस इज द रीजन आई माउंटेनियरिंग में मैं आ गया। अगेन आप वाली सबसे पहले कब आप किसी पहाड़ पर आपने चढ़े या आपको पहली मर्तबा मौका मिला, कितनी पुरानी बात है, और इसकी कोई ट्रेनिंग भी ली आपने? मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग ली थी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एक वो किया था। लेकिन 5 साल पहले आई रिमेंबर सिंध में एक छोटा सा वो एरिया गोरखिल के नाम एग्जैक्टली बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, उसको ठंडा इलाका मरी कहा जाता है, उसको मरी कहा जाता है। लेकिन लोग इसको रोड के थ्रू जाते हैं, आप टॉप भी बाय व्हीकल जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं गया था, मुझे अभी भी याद है 5 साल पहले हम उसकी बैक साइड से गए थे और उस टाइम पे मुझे अंदाजा हुआ था यार ओके दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। और सिंध में इसमें लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोग सिर्फ तफरीही या टूरिस्ट मकाम की तरफ इस तरह की चीज़ों को करते हैं। लेकिन वाई शुडंट समबडी फ्रॉम हिलिंग स्पेशली फ्रॉम सिंध डू माउंटेनियरिंग, या क्योंकि अब ये तो मशहूर है ना कि अब जैसे सतपारा साहब हो गए या समीना बेग हो गए या दूसरे लोग हो गए, ये सारे नॉर्थ के हैं, गिलगित से, हुंजा से, शिमशाल से। लेकिन आप मुझे बताएं सिंध की हिस्ट्री में हैव यू एवर सीन अ क्लाइंबर, अ माउंटेनियर, अ रॉक क्लाइंबर, एनीवन? नो। So I just wanted to create a history by doing something which has never been done in Sindh। अच्छा, आपने अली सतपारा साहब का जिक्र किया और हमने बहुत दफ़ा उनके ऊपर बात की, बड़ा ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, बहुत करीब थे, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में भी? और ऑब्वियसली हमारी तो आपकी फील्ड में तो वो पाकिस्तान में सबसे आगे थे इस वक्त। एग्जैक्टली और बहुत से लोग तो एक अपना ओपिनियन देते हैं, ये तो मेरी फील्ड के थे, तो ही वॉज मोर काइंड ऑफ मेंटोर फॉर मी। हमारी 1-2 दफ़ा बात भी हुई थी बहुत पहले। अच्छा। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेट वाकया। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट वाकये को आपको पता है उनकी लास्ट विश क्या थी? ही वांटेड टू क्लाइंब K2 इन विंटर्स, जो कि उन्होंने ऑलमोस्ट 99% अचीव कर ली। सो हम उस वाकये को ट्रेडिजी में या एक सोग में क्यों कन्वर्ट करते हैं? आई एम हैप्पी फॉर हिम कि उन्होंने अपना गोल अचीव किया। एंड यू नो व्हाट, जब मैं किलिमंजारो के टॉप पे था, मैं स्पेशली सतपारा साहब का बैनर लेके गया था पाकिस्तान से किलिमंजारो, और मैंने उस बैनर में क्लियरली से ये लिखा था कि आप K2 पे थे, चाहे K2 पे हो या चाहे कोई किलिमंजारो पे हो, आप हमारे दिल में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये बेसिकली मेरी जो भी किलिमंजारो की रिकॉर्ड थी या जर्नी थी, आई एक्चुअली डेडिकेटेड टू सतपारा साहब। अगेन ही वाज अ हीरो, ही विल बी हीरो ऑलवेज इन आवर हार्ट्स। और आई डोंट नो कितने साल बाद कोई इस तरीके का माउंटेनियर हमारे पाकिस्तान बिल्कुल, ये मैं जरूर ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा कि ये बिल्कुल ठीक बात की, अली सतपारा साहब के जाने का बहुत दुख है।
लेकिन चलें, हमारे पास अल्लाह करे कि असद की तरह और भी नए टैलेंट आए। लेकिन कितना मुश्किल काम होता है, जो कि अली सतपारा साहब ने पूरी ज़िंदगी लगाई, तब वो K2 के उस फीट तक पहुंचे थे विंटर्स में, जो आज से पहले सिर्फ एक मरतबा तारीख में हुआ था। ये कितना जान जोखों का काम है, और इसको हमें दोबारा कोई अली सतपारा जैसा हमें ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, अली से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, उभरते हुए स्टार हमारे और कोपेमा असद अली मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। असद, जो आपने जिक्र किया तंजानिया ली जो चोटी आपने सर की, इसके अलावा जो यूरोप और साउथ अमेरिका, उनके मुतालिक भी ज़रूर बताइएगा कि वहाँ तक कैसे आप पहुँचे, और इससे पहले क्या पाकिस्तानी किसी ने किया वहाँ जाकर? मैं बेसिकली मेरा गोल है 7 समिट्स जिसको कहते हैं। 7 समिट्स बेसिकली ये होता है कि आपने हर कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को सर करना है। मैंने ये अपना इस चैलेंज कह लें, अपने मिशन कह लें, इसका आगाज़ यूरोप से किया था, और यूरोप की हाईएस्ट पीक रशिया में वाक़ है, जिसको एल्ब्रस कहते हैं। और वो मैंने तकरीबन 2019 में जो है उसको क्लाइंब किया था, एंड आई वॉज द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब इट। पहले पाकिस्तानी कर चुके हैं, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से आई वॉज द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब एल्ब्रस, दैट्स द यूरोप की हाईएस्ट पीक। उसके बाद 1 साल बाद मैंने साउथ अमेरिका की चोटी को टारगेट किया था, एंड दैट्स अकांकागुआ, उसको बोलते हैं अकांकागुआ, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 7000 मीटर। ये अर्जेंटीना में, ठीक है। तो मैं 2020 कोरोना से एग्जैक्ट 1 महीना पहले मैं गया था अर्जेंटीना फॉर क्लाइंबिंग ये वाली पीक अकांकागुआ, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 23,000 फीट है या 7000 मीटर्स है। एंड यहाँ पे भी आई वाज रिगार्डेड एज द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब दिस वन एज बीन। एंड इसके बाद अब अफ्रीका, एंड अफ्रीका ये बहुत अल्लाह ताला का करम है कि एक रिकॉर्ड भी बन गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद आई एम प्लानिंग फॉर दिनाली, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट। किस मुल्क में जनाब? ये यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका रीजन है अलास्का, एंड दिस इज जो दिनाली माउंटेन है, इसको कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल आउटसाइड एशिया। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं उनके ज़हन में भी आ रहा होगा कि पाकिस्तान में आपने अभी तक कोई माउंटेन जो हैं, क्योंकि हमारे पास भी दुनिया के बेहतरीन और शायद 7 बड़ी जो 15 में से चोटियां हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। K2 ऑब्वियसली दुनिया की सबसे सेकंड जो एक कह सकते हैं बुलंद तरीन है, तो आपने पाकिस्तान में नहीं किया अब तक, क्या इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में 8,000 मीटर्स हैं जो दुनिया की टॉप पे आती हैं। 14 में से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में मेरी क्लाइंब स्टार्ट हुई थी 2016 में। पहले 2 साल जाहिर सी बात है आई हैड नो आइडिया कि माउंटेनियरिंग होती क्या है, तो मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए, मैंने ट्रेनिंग्स की, एंड मेरी पहली 2 सालों की क्लाइंब्स जिसमें मैंने मुतअद्दिद क्लाइंब्स की हैं, जैसे मिंगलिक्सर हो गई, एक शिमशाल गांव है, चुपुरसन वैली है, वहाँ पे मैंने क्लाइंब्स की। लेकिन जब अब मैं 6000 से ऊपर जाता हूँ ना, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब पाकिस्तान में किसी 7700 या 8000 मीटर को पीक करने के लिए यू एटलीस्ट, जस्ट मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, उसके लिए आपको 40-45 लाख रुपए चाहिए टू क्लाइंब एक 8000 मीटर पीक। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाहर लोग इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड है, एंड उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो जो मेरी बजट में आती है मैं उसको कर रहा हूँ। अगर अभी मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कह रहा हूँ, इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग मी एंड अगर वो मुझे पाकिस्तान में कोई 8000 इवन चलें 7500 के करीब भी मुझे कोई कहता है कि आप मेरी तरफ से क्लाइंब करें, आई एम मोर देन विलिंग टू क्लाइंब इट। लेकिन अगेन मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि मैं पाकिस्तान में कोई अच्छी वाली पीक, अब नांगा पर्वत देख लें, आई एम ड्रीमिंग टू क्लाइंब इट। K2 के लिए भी ड्रीम्स हैं, लेकिन फंड्स नहीं है मेरे पास इतने, इसलिए मैं बाहर का। आपने कभी मुतालिका से अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है, कभी उनको तहरीर किया आपने? मैंने ना सिर्फ 2019 से इनसे राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत एडवर्स रिस्पॉन्स मिला। अभी वापस आने, अभी बात कर रहा हूँ तंजानिया की, अफ्रीका की रिकॉर्ड बनाने के बाद मैंने इनको ईमेल कर, आई हैव क्लाइंब दिस, वुड यू लाइक टू सपोर्ट मी इन माय अपकमिंग फ्यूचर्स? नो रिस्पांस, नथिंग। चलें, अल्पाइन क्लब पाकिस्तान से हमारी भी रिक्वेस्ट होगी, जो कि पाकिस्तानी हैं और ऑलरेडी 3 यूरोप हो, अमेरिका हो, साउथ अमेरिका, वहाँ पे जाके कारनामा अंजाम दिया। तो असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का, और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। अब पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।